राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। और कैसे हो आप सब के सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है भाई, आज की इस क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने परसों दिन स्टार्ट किया था हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं, हिमालय पर्वत की नदियां। ठीक है, अब जो हिमालय पर्वत की नदियों वाला जो टॉपिक था उसको हमने टोटल 3 भागों में डिवाइड किया था। एक है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी जिसका नाम है गंगा, दूसरी का नाम है सिंधु और तीसरी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसको ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। इसको शिव जी की देन मानी जाती है कि भाई गंगा है जो शिव भगवान की जटाओं से निकली हुई है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की देन मानी जाती है। इस तरीके से इन नदियों को लेकर जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने देवताओं से क्या माना है, इनका ताल्लुक माना है। ठीक है भाई, ये जो नदियां बह रही है ना, ये वैसे नहीं बह रही, ये भगवान की वजह से बह रही हैं, भगवान की जटाओं से निकली थी। और उन्हीं की वजह से कि इनका जो इन नदियों का जो संबंध वो धर्म से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से हम इन नदियों को पूजते हैं, हम इन नदियों को देवी मानते हैं। आप रामायण महाभारत देखोगे तो वहां पर गंगा नदी को गंगा मैया के रूप में माना गया है, ब्रह्मपुत्र नदी को भी ब्रह्मपुत्र माता के रूप में मानते हैं ऐसे। तो ये है सारा सीन, और ओवरऑल है भी ये, जिस क्षेत्र में प्रभावित होती है वहां के लोगों के लिए ये एक तरीके से लाइफ लाइन का काम कर रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करो आप, पश्चिमी राजस्थान में जब इंदिरा गांधी नहर नहीं थी उस समय के हालात और फिर आज के हालात देखो, तो आज ये जो इंदिरा गांधी नहर है पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए देवी से कम नहीं है, लोग पूजा करते हैं उसकी, क्योंकि उस नदी की, उस नहर की वजह से पश्चिमी राजस्थान के घरों में चूल्हा जल रहा है, उसकी वजह से वो आज अपने खेतों में कमा कर खा रहे हैं। उस नहर की वजह से आज वहां की जमीन की वैल्यू बढ़ी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं था। बड़े बड़े मिट्टी के टीले थे और जिनकी कीमत थी बिल्कुल नाम मात्र 50-50 हजार रुपए बीघा, मतलब 1 लाख रुपए एकड़ के अकॉर्डिंग वहां पर जमीन बिकती थी। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी नहर आई है, जमीन की कीमतों ने जबरदस्त तरीके से उछाल ले लिया, क्योंकि वहां पर लोग खेती करना शुरू कर चुके हैं। चलो तो कोई ना, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है क्या। ठीक है, और किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से है ये, इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पर कवर करते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है। जिस तरीके से हमने गंगा नदी तंत्र को पढ़ा है, हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा है, इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको हमने पढ़ा है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। अब एक बार आप खुद सोचो, आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनना चाहिए और उस मैप में आप सोचो कि ब्रह्मपुत्र नदी किस तरीके से प्रभावित हो रही है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से डायरेक्शन में प्रभावित हो रही है, ये आप एक बार खुद सोचो दिमाग में। ठीक है, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाओ कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ और किस तरीके से प्रभावित हो रही है। जल्दी जल्दी लगाओ सभी के सभी। चलो देखो, अब मैं एक बार आपको भारत के मानचित्र से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र नदी का हमने डायग्राम बनाया है। ब्रह्मपुत्र नदी नदी है जो इस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, इस वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलकर और इस तरीके से ऐसे बहते हुए, ऐसे होती हुई ऐसे आती है। ठीक है, ये रास्ता है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी इस वे में बहती है, इस तरीके से। ठीक है भाई, सिंधु नदी है जो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बह रही है। ठीक है, जो गंगा नदी है वो कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है।
ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरीके से प्रभावित हो रही है। तीनों की तीनों नदियों का ये मैप आप अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है जब हम नदियों का डायरेक्शन पढ़ेंगे कि ये नदियाँ सबसे पहले कौन सी दिशा में प्रवाहित होती हैं, उसके बाद कौन सी दिशा में, उसके बाद कौन सी दिशा में। तो नदी के मार्ग की जो दिशा है उसको याद करने में ये डायग्राम बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है ना। कि नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। अब देखो एक एक करके समझते हैं, और सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का जो सामान्य परिचय वो पढ़ लेते हैं। देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तीनों की तीनों जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु है, तीनों की तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं। मतलब इन तीनों नदियों की जो उत्पत्ति है वो हिमालय पर्वत से पहले हो गई थी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात भी इन्होंने अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं किया। इन्होंने हिमालय पर्वत के उस भाग को काटा जिस भाग में यह प्रभावित हो रही थी, और इन्होंने अपने मार्ग को उसी डायरेक्शन में उसी जगह पर रखा। इन्होंने अपने मार्ग में किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं किया, किसी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। तो यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। तो ये जो पूर्वोत्तर भारत में ये इस तरीके से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप यहाँ से समझ सकते हो ये पूर्वोत्तर भारत की मतलब पूर्वी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऋग्वेद में ब्रह्मपुत्र नदी को लोहिती नदी के नाम से या लोहितीय नदी के नाम से जाना जाता था। देखो इसको कहीं कहीं पर लोहित भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर इसको लोहितीय भी लिख देते हैं। तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं कि इसको लोहित भी कहते हैं और इसको लोहितीय भी कहते हैं। इस नदी का जो उद्गम है वो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट एक स्थान है जिसका नाम है चेमुयुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा कैलाश पर्वत है, ठीक है। आप खुद एक बार भारत के मानचित्र में देखो कि कैलाश पर्वत कहाँ पर है। जब हमने हिमालय पर्वत को पढ़ा था तो उस दौरान मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कैलाश पर्वत कहाँ पर है, ठीक है। यह हमारा कैलाश पर्वत है। इस कैलाश पर्वत के ऊपर यहाँ पर क्या है, एक ग्लेशियर है। एक मिनट, इसमें इस कैलाश पर्वत को हम यहाँ पर लिखते हैं। ये क्या है, कैलाश पर्वत है, ठीक है। ये कैलाश पर्वत हो गया। अब यहाँ पर एक झील है, ठीक है। इस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील है। क्या है, इसका नाम मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील के बिल्कुल निकट एक ग्लेशियर है, ठीक है। और इस ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमयुंगडुंग है। क्या है, चेमयुंगडुंग नाम से एक ग्लेशियर है यहाँ पर। ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पर, चेमयुंगडुंग। तो जो कैलाश पर्वत है उसके कैलाश पर्वत में एक मानसरोवर नामक झील है। उस मानसरोवर झील के निकट में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयुंगडुंग झील ग्लेशियर। और ये जो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये कौन सी नदी निकल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो। कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के निकट में चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम टोटल लेंथ की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से 916 किलोमीटर ये अकेले भारत में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, और इस 2900 किलोमीटर के लेंथ में से 916 किलोमीटर तो ये प्यारे साथियों अकेले भारत में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पूर्व की ओर बहते हुए नामचा बरवा के पास एक
महाखड्ड या गोर्ज, जिसको हम दिहांग गोर्ज भी कहते हैं, का निर्माण करते हुए भारत के में अरुणाचल प्रदेश राज्य के यांगपांग दर्रे से प्रवेश करती है। अब देखो यहां पर क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में कहां से प्रवेश करती है। अब देखो मैं एक यहां पर भारत का मानचित्र बनाता हूं, इस तरीके से ये हमारा भारत का मानचित्र, उत्तरी पूर्वी भारत का ही मानचित्र बना रहा हूं। तो ये हमारा नेपाल हो गया, ये हमारा सिक्किम हो गया, फिर ये हमारा भूटान वाला एरिया हो गया, और इस तरीके से ये हमारा उत्तरी पूर्वी भारत का मानचित्र हो गया। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी पूर्वी भारत का मानचित्र कुछ इस तरीके से करके। ठीक है, अब यहां से ये क्या प्रवाहित हो रही है, यहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बह रही है। ठीक है, अब ये यहां पर भारत में प्रवेश कर रही है। अब यहां पर ये जो भारत में प्रवेश करी है यहां से, तो यहां पर क्या क्या स्थिति है इसको मैं यहां से समझाता हूं। अब देखो प्यारे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत के पूर्वी भाग से भारत में प्रवेश करती है, तो एक नामचा बरवा नामक दर्रा है, नामचा बरवा। ये जो नामचा बरवा दर्रा ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। 7,755 मीटर ऊंचा दर्रा है ये। ठीक है, अब ये जो नामचा बरवा नामक जो गोर्ज है, गार्ज है, ये एक तरीके से दर्रा भी कह सकते हो। इस नामचा बरवा नामक दर्रे के निकट, सपोज दैट नामचा बरवा नामक दर्रा यहाँ पर है। ठीक है, यह है नामचा बरवा नामक दर्रा। इस नामचा बरवा नामक दर्रे के निकट में ही, पास में ही एक दूसरा दर्रा है, और इस दर्रे का नाम क्या है प्यारे साथियों, यांग पांग दर्रा है। ठीक है, और ये जो यांग पांग दर्रा है ना, इसी दर्रे से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो है यांगपांग दर्रा, यांगपांग दर्रा। तो यांगपांग दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में प्रवेश करती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये जो यांगपांग दर्रा ये कहाँ पर है, ये नामचा बरवा जो एक गोर्ज है उस गोर्ज के निकट स्थित है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से यहां पर समझ में आ गया होगा। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, देखो अरुणाचल प्रदेश में इसके बाएं तट पर दिबांग और लोहित, इसकी सहायक नदियां इससे मिलती है। इसके बाद में यह आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अभी ये जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको ध्यान रखना, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है इस नदी को। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है इसको, सांगपो के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाकायदा मेंशन कर रखा है कि तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसमें दो नदियां आकर मिलती हैं, एक है लोहित और दूसरी है दिबांग। ठीक है, लोहित और दिबांग नदियां जब इसमें मिलती हैं तो उसके पश्चात इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, प्राचीन समय में इसको लोहित के नाम से जाना जाता है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसके बाएं तट पर आकर दो नदियां मिलती है, जिसमें एक दिबांग है और दूसरी लोहित है, तो उसके पश्चात आसाम से इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाना शुरू होता है। तो इस नदी को आसाम में किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप इसको भी मेंशन कर लो, यहां पर लिख लो इस तरीके से, इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये आप यहां पर नोट डाउन कर लो, इसको भी आप यहां पर नोट कर लो, ताकि
ठीक है। तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे इसमें अरुणाचल प्रदेश में बाएं तट पर दिबांग और लोहित नामक नदियां आकर मिलती है, तो इसको आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना लगता है। धुबरी अथवा गोलपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब आसाम में प्रभावित हो रही है। फिर दो स्थान है, एक का नाम है धुबरी और गोलपाड़ा। धुबरी और गोलपाड़ा के बाद में ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करती है यांगपांग दर्रे से, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है धुबरी या गोलपाड़ा के निकट से। इसके बाद यह दक्षिण में दिशा में बहती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जहां इसमें दाहिनी ओर से तीस्ता नदी आकर मिलती है। जमुना आगे जाकर पद्मा में मिल जाती है। पद्मा मेघना से मिलने के बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब ये पद्मा और मेघना का सीन क्या है, ठीक है, और जमुना का सीन क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब हमने गंगा नदी को पढ़ा था तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसमें जो जमुना नदी आकर मिलती है, ठीक है, जमुना मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब इसमें जमुना मिलती है तो फिर ये ठीक है, तो फिर उसके बाद में जब इसमें एक मेघना नामक स्थान पर कौन सी नदी आके मिलती है, बताओ, आप खुद बताओ अब थोड़ा सा कि ये गंगा नदी को मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, और अभी कल वाली क्लास में पढ़ाया था। गंगा नदी को पद्मा नदी कौन से देश में कहते हैं, ठीक है, गंगा नदी को पद्मा नदी कौन से देश में कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो गंगा नदी को पद्मा नदी नाम पड़ा है वो कौन सी नदी को मिलने के बाद पड़ा है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी नदी है जिसके मिलने के बाद गंगा नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाने लगा है। इन सभी के बारे में आप मेरे को एक एक करके बताओ कि गंगा नदी को हम पद्मा कहाँ पर कहते हैं, गंगा नदी को मेघना कहाँ पर कहा जाता है, कौन सी नदी है जिसके मिलने के पश्चात गंगा का नाम पद्मा पड़ता है, गंगा का नाम मेघना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोनों की दोनों है जो आपस में मिलकर मेघना के नाम से जाकर किसमें गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये इस तरीके से उसकी कुछ सहायक नदियां हैं। देखो, ये तो इसकी ऊपर की साइड की, ये तो है बाएं किनारे की सहायक नदी, बाएं किनारे की, ठीक है, और ये है इसकी दाएं किनारे की। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बायां कौन सा दायां कौन सा। देखो, इसको मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। ये नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। अब आप खुद सोचो कि इस नदी की जगह आप खड़े हुए और आप चल रहे हो इस तरीके से, ठीक है, आप इस तरीके से चल रहे हो, ठीक है, आगे की ओर जा रहे हो आप खुद। तो आप खुद देखो कि आपका बायां हाथ कौन सी साइड है, आपका बायां हाथ इस साइड होगा और दायां हाथ इस साइड होगा। तो ये तो कौन सी हो गई, बाएं साइड की नदियां हो गई, और ये कौन सी हो गई, दाएं साइड की नदियां हो गई। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देख लो
कि इसकी बाएं किनारे की सहायक नदियां कौन कौन सी है, दाएं किनारे की कौन कौन सी है। देखो आंग्सी ग्लेशियर भी कहते हैं इसको, ठीक है, जो ग्लेशियर था उसको यांगसी भी कहते हैं, यहाँ से ये सांगपो के नाम से निकलती है। फिर तिब्बत में इसमें एक नयांग क्यू नामक नदी आकर मिलती है, फिर उसके बाद में इसमें एक पारलुंग सांगो नदी आके मिलती है, ठीक है, फिर सियांग नाम से ये यहाँ पर आती है। फिर इसमें एक दिबांग मिलती है, ठीक है, लोहित मिलती है, और इसके अलावा इसमें बूढ़ी दिहिंग नदी मिलती है, ठीक है, और इसके अलावा धनसरी मिलती है, कपिली नदी मिलती है, बराक नदी मिलती है, ठीक है। तो ये वो नदियां हैं जो इसमें बाएं किनारे से आकर मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माजुली द्वीप है जो दुनिया का एकमात्र नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। जो माजुली द्वीप है वो दुनिया का सबसे बड़ा एकमात्र नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है। तो ये तमाम वो नदियां हो गई जो ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। अब हम इसके दाएं किनारे की नदियों के बारे में बात करें तो ये दिहांग हो गई, ये सुबनसिरी हो गई, ये रंगा हो गई, ये जिया बरेली हो गई, ये पुथीमारी हो गई, ये मानस हो गई, ये तिपकई हो गई, ये धुरबरी हो गई, ठीक है, सकौस हो गई, सकौस, ये तिस्ता हो गई, और ये पद्मा के नाम से गंगा हो गई, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है सारा सब कुछ, ठीक है। पद्मा और मेघना है जो आपस में कहां पर मिलती है, चांदपुर नामक स्थान पर मिलती हैं। कौन से स्थान पर, चांदपुर नामक स्थान पर मिलती हैं। इस स्थान को आपको ध्यान नहीं रखना है। इसकी जो मोटी मोटी सहायक नदियां हैं उनको याद रख लो, जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में लोहित हो गई, दिबांग हो गई, सिकांग हो गई, सुबनसिरी हो गई, रंगा हो गई, ठीक है यार, ये तो सभी याद कर लो आप, क्योंकि आजकल पेपर बहुत डीपली बनने लग गया है, ठीक है ना। तो इन सभी को ही याद कर लो आप, ज़्यादा ठीक रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भी थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आएगी, बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी बताओ सभी के सभी कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं और बाकी सभी चीज़ों को कवर करते हैं बेहतरीन तरीके से, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर देखो, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सांगपो के नाम से जानते हैं, ये मैं आपको बता दिया। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, बांग्लादेश को इसको जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम हो गए, तिब्बत में सांगपो हो गया, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो गया, आसाम में ब्रह्मपुत्र हो गया, बांग्लादेश में जमुना हो गया, ठीक है। और लास्ट में मेघना के नाम से ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम असम का शोक कहते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ पर इस नदी की वजह से जबरदस्त तरीके से बाढ़ आ जाती है। माजुली द्वीप जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है, इस द्वीप को असम के 35वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिला है,
ठीक है। तो जो माजुली द्वीप है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है, जो कि आसाम का 35वां जिला अब भी इसको घोषित किया गया है। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो नदी द्वीप है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक की दूरी तक यह नदी नाव द्वारा परिवहनीय है। ठीक है भाई लोगों, आप ऐसे समझ सकते हो कि बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक इस नदी में क्या होता है, नौका गमन होता है। डिब्रूगढ़ से लेकर और बंगाल की खाड़ी तक ये जो नदी है वो कैसी है, नौगम्य है। नौगम्य होने का मतलब है कि इसमें नाव चलती है बिल्कुल आसानी से, मस्त तरीके से। इसके अलावा यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। जो दुनिया की सबसे लंबी नदियां हैं उनमें से एक नदी है ये। ठीक है। और जो गंगा की नदी से के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है ये दुनिया की जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनमें से एक सबसे बड़ी नदी है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों की दोनों नदियां मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। बांग्लादेश में यह गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नामक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और असम के अधिकांश भागों में ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी है। ठीक है भाई, आसाम के अधिकांश भागों में जो ब्रह्मपुत्र नदी वो एक गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित होती है। गुम्फित नदी का मतलब है गुफाओं में प्रवाहित होती है, कंदराओं में प्रवाहित होती है। यह अपने साथ बहुत अवसाद लाती है और इनमें नदी विसर्ग भी बहुत होते हैं, इसमें द्वीप भी बहुत होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख माजुली द्वीप है। ठीक है। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में गंगा के साथ मिल जाती है, मेघना के नाम से जाकर गिर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। इसके अलावा ये जो नदी है वो एक माजुली नामक द्वीप बनाती है, जो कि अब आसाम का एक जिला हो चुका है। आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गुम्फित में प्रवाहित होती है, कंदराओं में प्रवाहित होती है, गुफाओं में प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी को गुम्फित नदी कहते हैं। ठीक है। ये अपने साथ बहुत अच्छी खासी संख्या में, अच्छी खासी मात्रा में अवसाद लेकर आती है। ठीक है। ये नदी है जो विसर्प बनाती हुई चलती है। विसर्प का मतलब है सांप के अनुसार चलती है, जैसे सांप चलता है ना मियांड्रिंग करता हुआ। ठीक है ना, सांप कैसे चलता है, मियांड्रिंग करता हुआ चलता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो नदी है ये भी कुछ इसी तरीके से चलती है, विसर्प बनाती हुई चलती है या मियांड्रिंग करती हुई चलती है। ठीक है। अब हम यदि इसके सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में दिबांग है, लोहित है, बूदी है, दिबहंग है, धनसिरी है, कपिली है। ठीक है। दाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी है, कामेंग है, जिया है, बरेली है, मानस है, सकोस है, तिस्ता है। ठीक है। तिस्ता को लेकर, दिबांग को लेकर और दिहांग को लेकर, लोहिनी को लेकर, धनसिरी को लेकर, मानस को लेकर, सुबनसिरी को लेकर, कामेंग को लेकर बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है। ओवरऑल सभी को ध्यान रखना है आपको कि बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है, दाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। इसको हम एक इंटरनेशनल रिवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 देशों में बह रही है, एक तो तिब्बत में बह रही है, दूसरा बांग्लादेश में और तीसरा भारत में प्रवाहित हो रही है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितनी भी परियोजना है उसको हम डिस्कस करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कौन कौन सी परियोजना है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रंगा जल विद्युत परियोजना है, एक पापुम पाप जल विद्युत परियोजना है, एक डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना है, एक पाकी जल विद्युत परियोजना है, एक अपर लोहित जल विद्युत परियोजना है, एक कामेंग जल विद्युत परियोजना है, एक दमेव जल विद्युत परियोजना है, एक कोपली जल विद्युत परियोजना है। तो टोटली कुल मिलाकर ये वो जल विद्युत परियोजना है जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश पे है। ठीक है। तो एक तो आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि ये टोटली कुल मिलाकर रंगा नदी जल विद्युत परियोजना हो गई, पापुंग पाप जल विद्युत परियोजना हो गई, डिकरोंग जल विद्युत परियोजना हो गई, पाकी जल विद्युत परियोजना हो गई,
अपर लोहित जल विद्युत परियोजना हो गई, कामेंग जल विद्युत परियोजना हो गई, दमवे जल विद्युत परियोजना हो गई और कोपली जल विद्युत परियोजना हो गई। ये टोटल कुल मिलाकर जो 8 जल विद्युत परियोजनाएं ये कहाँ की हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके अलावा यदि हम बात करें दोयांग जल विद्युत परियोजना जो कि नागालैंड में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लोकटक जल विद्युत परियोजना जो कि मणिपुर में है, त्रिपाई मुख जल विद्युत परियोजना ये भी मणिपुर में है, और यह बराक एवं तुराई नदी के संगम पर मणिपुर के चुरांग चांदपुर जिले में बनाया गया है। बांग्लादेश के विरोध के कारण यह परियोजना विवाद में है। ठीक है, धोलेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है, तुइरियल जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है, तुईवाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है, रंगित जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। ठीक है, तो ये तमाम वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि ये जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्य से संबंधित हैं। तो आपको राज्य का नाम भी याद रखना है और आपको यहाँ पर इन जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी ध्यान रखना है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है और आगे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, तो इनको आप थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखना, अच्छे तरीके से इनको कंप्लीट करना, ताकि इनसे बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप ठीक कर सको, सही कर सको। ठीक है भाई, तो इनको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ये जितने भी परियोजना है इन सभी की सभी परियोजनाओं को। अब हम प्रायद्वीपीय भारत का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें कौन कौन सी नदियां किस तरीके से प्रभावित हो रही हैं। देखो, प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं वो 2 दिशाओं में प्रभावित होती हैं। देखो, सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय भारत हम कहेंगे किसको, प्रायद्वीपीय भारत कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है जो कि एक उल्टे त्रिभुज के आकार में उपस्थित है, जिसका जो ऊपरी भाग है या उत्तर वाला भाग वो ज्यादा विस्तृत है, जबकि दक्षिण वाला भाग क्या है, सकरा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद में जो भारत है उसका जो दक्षिणी भाग वो लगातार सकरा होता जाता है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कुछ इस तरीके से गुजरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के जस्ट दक्षिण से ये क्या है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और इस 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण से आप देख सकते हो भारत जो निरंतर क्या होता जा रहा है, सकरा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, सकरा होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तरीके से नदियां प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। अब इसमें नदियां 2 तरीके से प्रवाहित होती हैं। कुछ नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की हैं जो अरब सागर में आकर गिरती हैं, तो इनको हम कहेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कुछ नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं, तो इनको हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, दोनों तरीके से आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, एक एक करके बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हम इन नदियों को पढ़ने वाले हैं, इन नदियों को हम याद करने वाले हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे दूं। देखो, यदि आप दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, आपका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिसंबर में तो हमें जेआरएफ पास करना ही है। ठीक है, और वो भी हमें केवल ऐसे ही नहीं करना कि चलो जेआरएफ हो गया, हमें कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। हमें इतने गजब के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है ताकि हम कभी जब लाइफ में कभी डिमोटिवेट होकर बैठे हम सोचें कि यार कितना गजब का सीन है, तो आपको मोटिवेशन मिल जाए कि यार देखो एक ऐसा भी टाइम था जब मैंने इतने गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ जैसे एग्जाम को पास किया था। तो हमें जेआरएफ पास करना है, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ पास करना है, बहुत ही गजब के स्कोर के साथ पास करना है जेआरएफ को। ठीक है, और यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो दिसंबर 2024 में, तो हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। किसका? ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। आप ये ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में कम से कम
80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है, हर हाल में दिसंबर में ही जेआरएफ पास करना है, और वो भी मात्र 100 दिन की तैयारी से हमें जेआरएफ पास करना है। तो यदि आप मात्र 100 दिन की तैयारी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आप इस गारंटी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। गारंटी बैच के साथ जुड़ने के लिए ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो और तुरंत आप बैच ज्वाइन करो, क्योंकि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यदि लेट हो रहे हो तो केवल और केवल आप लेट हो रहे हो, क्योंकि आपके जो साथ बैठने वाले कैंडिडेट हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब बिना देरी किए आप पूरे मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ लग जाओ तैयारी में, ताकि अभी ही दिसंबर 2024 में मात्र 3 महीने की तैयारी से आपका बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो जाए। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आप बैच के साथ भी जुड़ सकते हो यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हो तो, और यदि आप अभी केवल सोच रहे हो कि यार जेआरएफ की तैयारी करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो फिर बात अलग है। बाकी आप जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आपको बिना देरी किए अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और आपका जेआरएफ तब ही होगा जब आप उन लोगों से ज़्यादा स्कोर करोगे जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र क्या है। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है जो प्राचीन है। भाई भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो नदी तंत्र है ना, वो हिमालय की तुलना में भी प्राचीन है। लेकिन हिमालय की जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी है, इनको पूर्ववर्ती नदी में शामिल किया जाता है। पूर्ववर्ती नदी में क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि इन नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित नहीं किया हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कारण। ऐसा नहीं कि चलो यार ये इस रास्ते से बह रही थी, अब इनको लगा कि यार यहाँ पर हिमालय पर्वत बह रहे हैं, हम अपना रास्ता बदल देते हैं। नहीं, इन्होंने कहा कि हम इसी रास्ते के ऊपर बहेंगे। ठीक, तो इसलिए हम इनको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो नदी तंत्र है वो हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्राचीन है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक के रूप में काम करता है। जो पश्चिमी घाट है प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है। अब मुख्य जल विभाजक कैसे है? देखो यहां पर आप समझने का प्रयास करो। यहां से देखो, यहां से कुछ नदियां हैं, एक बार मिनिमाइज कर लेता हूं। यहां पर देखो, यहां से भी नदियां, एक देख सकते हो आप, यहां से भी जो नदियां वो किधर जा रही है? बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। ठीक है, जबकि यहाँ की नदियों को आना किस साइड चाहिए था? इस साइड आना चाहिए था, लेकिन ये इस साइड नहीं आ रही, जबकि किधर जा रही है? बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन नदियों को अरब सागर की ओर आना चाहिए था वो बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही हैं? क्यों? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो ढाल का अनुसरण करती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं। तो इसमें क्या है, जो पश्चिमी घाट है ये एक तरीके से जल विभाजक का काम करता है। पश्चिमी घाट के जो पूर्व का भाग है, इसका जो ढाल है वो किधर है? पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर। और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग का जो ढाल है वो किस ओर है? पश्चिम की ओर है। किस ओर है? पश्चिम की ओर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। इसलिए पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर जिन नदियों का उद्गम होता है वो नदियां पश्चिम साइड में ना बहकर ढाल का अनुसरण करते हुए पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। जिन नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में है तो वो नदियां पश्चिमी घाट की वजह से पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती बल्कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं। भाई ये पश्चिमी घाट है, अब ये पश्चिमी घाट क्या है? उभरा हुआ है। क्या है? उभरा हुआ है, उभरा हुआ। ठीक है, मतलब ये क्या है? थोड़ा सा ऊंचा है।
तो अब इस पश्चिमी घाट के इस साइड से जो भी नदियां निकल रही हैं वो किधर बहेंगी, ढाल का अनुसरण करते हुए पूर्व की ओर बहेंगी। ठीक है, जबकि इस घाट के पश्चिम की साइड से जो भी नदियां निकलती हैं ये समस्त नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए किधर बहेंगी, पश्चिम की ओर बहेंगी। किधर बहेंगी, पश्चिम की ओर बहेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये नर्मदा ताप्ती नदियां ये तो लगभग मध्य भारत से उत्पन्न हो रही हैं और उसके पश्चात ये किधर की ओर जा रही हैं, पश्चिम की ओर जा रही हैं, अरब सागर की ओर जा रही हैं। क्यों? देखो, नर्मदा और जो ताप्ती दोनों नदियां ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में, किसमें बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं दोनों नदियां। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, जिसकी वजह से ये जो नदियां हैं भ्रंश घाटी के ढाल का अनुसरण करते हुए अरब सागर में आकर गिरती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी का मतलब है कि ये दोनों नदियां एक दरार के बीच में बह रही हैं और उस दरार का जो ढाल लगभग कौन सी दिशा में, अरब सागर की ओर है, पश्चिम की ओर है। तो इस घाटी का अनुसरण करते हुए, इस घाटी के ढाल का अनुसरण करते हुए जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में नहीं बल्कि अरब सागर में आकर अपना जल निष्कासित करती हैं, अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने बाकायदा इसको भी लिख दिया है कि नर्मदा ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियां हैं जो अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। किस में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्राय एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जवार नद मुख का निर्माण करती हैं। देखो, आप एक चीज ध्यान में रखना, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं और जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं वो सभी की सभी नदियां क्या करती हैं, डेल्टे का निर्माण करती हैं। भाई यहाँ पर इस बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां आकर गिर रही हैं ना, ये सारी की सारी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं ये सभी की सभी क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं या जवार नद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली समस्त नदियां डेल्टे का निर्माण करती हैं, अरब सागर में गिरने वाली समस्त नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं या जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। स्पेशली तरीके से क्वेश्चन बनता है नर्मदा और ताप्ती नदी को लेकर कि नर्मदा और ताप्ती नदियां निम्नलिखित में से, या स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि नर्मदा ताप्ती नदियां हैं जो ज्वाला डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि कृष्णा और कावेरी नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब आपको पता ही नहीं कि कौन सी नदी डेल्टा बना रही है, कौन सी नदी एस्चुरी बना रही है, तो आप क्वेश्चन को कहाँ ठीक करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। आपको पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल में जितनी नदियां गिरती हैं वो डेल्टे का निर्माण करती हैं। ठीक है, चाहे वो हुगली हो, चाहे वो दामोदर हो, चाहे वो स्वर्ण रेखा हो, चाहे महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे पेनार हो, चाहे कावेरी हो, चाहे वेगई हो। ठीक है, सभी के सभी डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी चाहे साबरमती हो, चाहे माई हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो, ये सभी की सभी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। चाहे पेरियार हो वो भी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने अभी जो डायग्राम बनाया इस तरीके से एक डायग्राम बनाकर। ठीक है, यथा नर्मदा ताप्ती, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब एस्चुरी और डेल्टा दोनों में डिफरेंस क्या है, एस्चुरी क्या होती है, ज्वार नदमुख क्या होता है और डेल्टा क्या होता है? देखो, डेल्टा नदी जब सागर या झील में गिरती है तो वेग में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसके कारण वह मुहाने पर, जहां पर मुहाना क्या होता है, मुहाना हम उस स्थान को कहते हैं जहां पर नदी सागर के जल से मिलती है या नदी का जल जहां पर सागर के जल से मिलता है। सपोज दैट यहां पर सागर है, ठीक है, इस तरीके से एक नदी प्रवाहित होकर आ रही है। अब ये एक ऐसा क्षेत्र हो गया, कौन सा, ये वाला एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर नदी का जल प्लस में सागर का जल आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मुहाना कहेंगे। क्या कहेंगे, मुहाना कहेंगे। ठीक है, तो जो डेल्टा होता है उसमें नदी क्या होती है, डेल्टा वाले भाग में नदी क्या करती है, डेल्टा क्या होता है मैं समझाता हूं। जब नदी डेल्टे का निर्माण करती है, जो नदी डेल्टे का निर्माण करती है
और जब वो नदी अपने मुहाने के निकट आकर पहुंचती है या सागर के निकट आकर पहुंचती है, तो उस नदी की जो गति है या उस नदी के जल की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, उस नदी का जो वेग है वो बहुत कम हो जाता है। जब उस नदी का वेग कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो नदी अपने साथ जितना भी मलबा लेकर आई है, जितने भी कंकड़ पत्थर लेकर आई है, जितने भी बजरी के कण या मिट्टी के कण लेकर आई है, उन सभी को क्या कर देती है, उस मुहाने वाले क्षेत्र में छोड़ना शुरू कर देती है। क्या कर देती है, उस मुहाने वाले क्षेत्र में निक्षेप करना शुरू कर देती है, छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे वहां पर एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, एस्चुरी क्या होती है, ज्वार नदमुख क्या होता है। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण मुहाने पर साथ लाए गए मलबों का निक्षेप नहीं होता तथा जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है, तो नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को हम क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं। अब देखो दोनों मैं समझाता हूं क्या है दोनों का सीन। डेल्टा में तो क्या होता है कि जो नदी डेल्टा बनाती है उस नदी का जो वेग है वो मुहाने के निकट आकर क्या हो जाता है, बिल्कुल मंद हो जाता है। उस नदी का जो वेग है वो मुहाने के आकर क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। जब मुहाने के निकट नदी का वेग कम हो जाएगा तो वो नदी अपने साथ जितना भी मलबा लेकर आ रही है वो उसको वहीं पर छोड़ देगी, उस मुहाने के निकट ही छोड़ देगी, और केवल जल जाकर किस में मिल जाएगा, सागर में मिल जाएगा। तो वो जो निक्षेप छोड़ी है, जो वो मलबे को मुहाने के निकट छोड़ी है, तो वो जो मलबा है वो किसका निर्माण करेगा, एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण करेगा, और उस विशेष प्रकार के स्थल रूप को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। दूसरी साइड हम एस्चुरी की बात करें, एस्चुरी क्या होती है भाई, एस्चुरी जिन नदियों के द्वारा एस्चुरी बनाई जाती है उन नदियों का जो वेग है वो नदी के मुहाने के निकट बहुत तीव्र होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना दोनों के बीच में अंतर। जो नदियां डेल्टा बनाती है उन नदियों का वेग मुहाने के निकट कम होता है, जबकि जो नदियां एस्चुरी बनाती हैं उन नदियों का जो वेग है वो मुहाने के निकट क्या होता है, बहुत तीव्र होता है। तो वो नदियां जो एस्चुरी बनाती हैं उन नदियों का जो वेग है वो मुहाने के निकट बहुत तीव्र होता है। वेग बहुत तीव्र होने की वजह से वो अपने साथ जो भी मलबा लेकर आई है वो उसको मुहाने के ऊपर नहीं छोड़ती, बल्कि अपने साथ ले जाकर समुद्र के अंदर गिरा देती हैं। जब जो नदियां अपने साथ जितना भी मलबा लेकर आ रही हैं उसको डायरेक्टली लाकर किसमें गिरा रही हैं, समुद्र के अंदर गिरा रही हैं, मतलब किसी तरीके से वो कोई निक्षेपण का काम नहीं कर रही, तो जिस भाग में वो नदियां जाकर किसमें गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं, तो वहां पर क्या बन जाता है, लगातार अपर्दन की वजह से एक खड्डा बन जाता है, एक गर्त बन जाता है, और उस गर्त को ही हम क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं या फिर एस्चुरी कहते हैं। डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, यहां से आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एस्चुरी कौन कौन सी नदी बनाती हैं, डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है, ये भी आपको समझ में आ गया कि बे ऑफ बंगाल की नदियां डेल्टा बनाती हैं, अरब सागर की जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां उनको पढ़ते हैं, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। ठीक है, फीस में बहुत बेहतरीन वाला ऑफर चल रहा है। दिसंबर के लिए नया बैच शुरू हो चुका है। टारगेट है कि हमें हर हाल में जरा पास करना है, और वो भी ऐसे नहीं कि केवल नाम मात्र मार्क्स से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ हमें जरा पास करना है। तो यदि आप दिसंबर 2024 में कम से कम 80% के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो ये गारंटी बैच आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है, इसलिए आप इस गारंटी बैच के साथ जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में पूरे मोटिवेशन पूरे डेडिकेशन के साथ। तो हम जो पढ़ रहे थे फिलहाल में, हम क्या पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मैंने आपको जो डेल्टा और एस्चुरी होती है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया
कि डेल्टा के बीच में और एस्चुरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब एक शब्द में समझाने का प्रयास करूं तो डेल्टा और एस्चुरी क्या होते हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। और इसके अलावा देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम पैरामीटर पर क्लास क्यों चला रहे हैं, लाइव क्लास क्यों नहीं ले पा रहे, तो उसका मैं सबसे बड़ा जो रीजन है वो मैं बता देता हूँ। देखो, मैं पीएचडी कर रहा हूँ साथ के साथ, तो फिलहाल में मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, और ये जो मेरा कोर्स वर्क है इसमें मेरे को क्लास लेनी होती है। मैं मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर और दोपहर के 1:30 बजे तक मेरी क्लास होती है रेगुलर। तो वो क्लास मेरे को अटेंड करना कंपलसरी होता है। उसमें टोटल 4 क्लास होती हैं, और चारों की चारों क्लासों में अलग अलग टीचर आते हैं और अलग अलग टीचर से अपने डायरी में साइन करवाने होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम एब्सेंट नहीं कर सकते। यदि एक भी एब्सेंट रहती है टीचर की तो फिर उसकी नेक्स्ट डे क्लास लेनी पड़ती है। मतलब टोटल 15 टीचरों के 15 साइन करवाने होते हैं, जिसमें रेगुलर एक होता है, संडे का ऑफ नहीं रहता, इसमें कंटिन्यू रहता है कोर्स वर्क का सिस्टम। और ये जो मैं अब फिलहाल में जो कोर्स वर्क कर रहा हूँ ये आपके भी आगे बहुत काम आने वाला है। मैं अपने इस कोर्स वर्क के माध्यम से आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला हूँ। और रही बात क्लासों की, भाई लाइव क्लास में भी मैं उसी तरीके से उसी वे में पढ़ाता हूँ। और ये जो प्राइम पर क्लास चल रही है जिसको मैं रिकॉर्ड करके आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ लाइव के रूप में, तो यहाँ पर भी मैं उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जो कैंडिडेट पेड बैच में है उनको यदि किसी तरीके से कोई भी समस्या आए, समझने को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आए, कुछ समझ में ना आए, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, कभी 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, हमें हर हाल में अब की बार बहुत बेहतरीन वाला रिजल्ट देना है। हमें अब की बार में हर हाल में अपने खुद के स्कोर को तोड़ना है, अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ना है। ठीक है, मेरा ओवरऑल जो ज्योग्राफी में 78 क्वेश्चनों का रिकॉर्ड है, मेरे खुद के 78 क्वेश्चन ठीक हुए थे लास्ट टाइम जब मैंने सेकंड रैंक के साथ जरा पास किया था। तो अब की बार दिसंबर वाले बैच में मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो जिनका स्कोर मेरे स्कोर की तुलना में ज्यादा हो, जिनका स्कोर मेरे स्कोर की तुलना में अधिक हो। और ये बिल्कुल 100% संभव है यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो, सही ढंग से पढ़ते हो। ठीक है, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, मैं बार बार कह रहा हूं ये नंबर केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप पढ़ने को लेकर बिल्कुल डेडिकेटेड हो तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए पूर्ण रूप से उपस्थित हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। देखो, मैं आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके दो साइड दो अलग अलग महासागर है। इसके पश्चिमी भाग में कौन सा है, यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, और यदि हम इसके पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब देखो, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिनको हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जिनको हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां कहते हैं। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अब ये एस्चुअरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, मैं सुबह आपको बता चुका हूं। ठीक है, एस्चुअरी का निर्माण होगा या डेल्टा का निर्माण होगा, ये डिपेंड करता है उस नदी के वेग के ऊपर। यदि नदी मुहाने के समय या जब सागर में मिलती है उस समय यदि नदी के पानी का वेग बिल्कुल स्लो रहता है या नदी मंद गति से प्रभावित होती है मुहाने की स्थिति में, तो वहां पर डेल्टा बनेगा। और जब नदी सागर में मिलते समय बहुत स्पीड से होती है, बहुत तेज गति से होती है, तो उस स्थिति में एस्चुअरी बनेगी। तो ये आपको यहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनता रहता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। और ध्यान रखना, आप पूरे YouTube पर देख लो, कहीं पर किसी टीचर का वीडियो देख लो, कहीं पर किसी नोट्स को देख लो, जिस तरीके से हम टारगेट लेकर पढ़ रहे हैं जेआरएफ के एग्जाम को, उस तरीके से टारगेट लेकर कहीं पर आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली। ठीक है, देखो, आप यदि पुराने पेपर उठा के देखोगे तो कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन बने हुए हैं नदियों को क्रम से व्यवस्थित करवाने के। क्वेश्चन क्या बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो। या क्वेश्चन बन जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को सुंदरबन डेल्टा से कन्याकुमारी की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है,
या क्वेश्चन बन जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अक्षांशों के निम्न क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, हमें सही ढंग से पता होना चाहिए। अब मैं एक एक बताता हूं। देखो यहाँ पर गंगा नदी है, यहाँ पर जमुना नदी है। ठीक है, गंगा जमुना आपस में मिलती हैं और फिर मेघना के नाम से ये किस में आकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है, पद्मा कह दो। ठीक है, और ये गिरती है किस नाम से, मेघना के नाम से गिरती है। ठीक है भाई, जो पद्मा और सॉरी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, ये दोनों नदियां हैं जो मिलकर मेघना के नाम से किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो ये नदी है कौन सी, पद्मा, जो सॉरी जो मेघना नदी है, इसके जस्ट दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है हुगली। ठीक है, हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर है। ठीक है, तो ये हुगली नदी हो गई। इसके जस्ट दक्षिण में श्रवण रेखा नदी है। इसके जस्ट दक्षिण में बैतरणी नदी है। इसके जस्ट दक्षिण में ब्राह्मणी नदी है। इसके जस्ट दक्षिण में महानदी है। ठीक है, फिर इसके दक्षिण में गोदावरी नदी है। फिर इसके दक्षिण में कृष्णा नदी है। फिर इसके दक्षिण में पेनार नदी है। फिर इसके दक्षिण में पल्लार नदी है। फिर इसके दक्षिण में कावेरी नदी है। और फिर इसके दक्षिण में वेगई नदी है। तो ये नदियों का सही क्रम हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर से, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ये नदियों का क्या हो गया, एक सही क्रम हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, दक्षिण से उत्तर की ओर। क्या कह सकते हो, दक्षिण से उत्तर की ओर भी कह सकते हो, उत्तर से दक्षिण की ओर भी कह सकते हो। YouTube पर आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक मिल जाएंगी जो आपको इन नदियों को सही क्रम में याद करने के बारे में बताएंगी, लेकिन कोई सी भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो सभी की सभी नदियों को कवर कर रही हो। ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रिक बनाने के चक्कर में कुछ नदियों को छोड़ देते हैं। एग्जाम में उन नदियों को शामिल कर लिया जाता है, फिर हमें लगता है कि यार हमने तो जो ट्रिक याद की थी ना, उसमें ये नदी थी नहीं, अब हम कैसे करें। आप ट्रिकों पर विश्वास कम करो इसमें, और आप इनको ही सही ढंग से याद करने का प्रयास करो। अब हम गोदावरी नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, आयु, आकार और लंबाई के कारण इसको हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी एज है जो बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत लंबे समय से प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसको वृद्ध गंगा भी कह देते हैं, इसको बूढ़ी गंगा भी कह देते हैं। ठीक है, और इसको दक्षिण के गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत लंबी नदी है। जिस तरीके से जो गंगा नदी है बहुत लंबी नदी है, लेकिन गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, उत्तरी भारत में प्रवाहित होती है, हिमालय पर्वत से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होती हुई मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उसी तरीके से जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कह देते हैं, दक्षिण की गंगा कह देते हैं। आगे देखो, यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा क्योंकि कई जगह आपने कावेरी को भी पढ़ा होगा। ठीक है, कई जगह कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कह देते हैं, तो ये डाउट है इस चीज को लेकर। ठीक है, मैं किताबों के बेस पर डाउट नहीं बता रहा, आप एग्जाम बोर्ड के बेस पर डिस्कस करोगे तो भी डाउट है। जैसे एक दो बोर्ड हैं जिन्होंने कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा माना है, एक दो बोर्ड हैं जिन्होंने गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा माना है। तो अब ये सही आंसर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। यदि गोदावरी है तो आपको गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहना है, यदि कावेरी है तो कावेरी को आपको दक्षिण की गंगा कहना है, और यदि दोनों ऑप्शन है तो फिर क्या होगा, बोर्ड अपने अनुसार किसी एक आंसर को सही मानेगा, फिर आप उसके ऊपर चैलेंज लगाओगे, ऑब्जेक्शन लगाओगे, और बाद में पता चलेगा कि या तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया या फिर इस क्वेश्चन को बिल्कुल नील कर दिया गया। ठीक है, ये रहेगा सही। अब ये नदी निकलती कहाँ से है भाई, नासिक जिले में, महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक। ठीक है, वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है त्र्यंबक। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है उसमें एक स्थान है त्र्यंबक, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, त्र्यंबक नामक स्थान से ये गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट है,
महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट के ऊपर एक स्थान है जिसका नाम है त्र्यंबक, और उस त्र्यंबक नामक स्थान से गोदावरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और ये नदी है जो डेल्टा बनाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, और ये नदी क्या है, एक नाव्य नदी है। ठीक है, इस नदी में क्या होता है, नौका गमन होता है। इस नदी में नौका गमन होता है, इस नदी के अंदर नाव चलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इस मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जो गोदावरी नदी है वो कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये तो इसका बायां भाग हो गया। ठीक है, और ये इसका दायां भाग हो गया। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गोदावरी के बाएं किनारे पर आकर मिलती है, कौन सी नदी है जो गोदावरी के दाएं किनारे पर आकर मिलती है। आप इतना मत याद करो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है, दाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है, इसमें आपको केवल गंगा की, सिंधु की और ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, इन तीनों को याद कर लो कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है और दाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, गोदावरी में तो आप ये याद कर लो कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। आप इतना याद कर लोगे ना तो भी समझो आप 3 तीर्थ की यात्रा कर लिए। यदि आप सारी की सारी नदियों की सहायक नदियों को याद कर लोगे ना तो ये अपने आप को समझना कि आपने एक बहुत बड़े यज्ञ का समापन कर दिया और आपने 3 तीर्थों की यात्रा कर ली है, और अब आपका उद्धार हो चुका है। आपके जितने भी पाप वो सारे के सारे धुल चुके हैं यदि आप सभी की सभी नदियों की सहायक नदियों को याद कर लोगे। साथ ही साथ गंगा के बाएं किनारे, दाएं किनारे, सिंधु के बाएं किनारे, दाएं किनारे और ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे और दाएं किनारे की नदियों को याद कर लोगे तो ठीक है। अब देखो भाई, और भी ना तो मैंने ये तक बोल दिया कि आप गंगा नहा लोगे आपके सारे पाप धुल जाएंगे, तो और भी ना तो थोड़ा सा मेरी जबान की लाज रख के इनको अच्छे से रट लेना। एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, आज इस मेरी बात को नोट कर लो, आप रिकॉर्ड कर लो इस पर, ऐसे कैसे। ठीक है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एक क्वेश्चन बनेगा। बनेगा कब बनेगा, दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो बताना, फिर 100% बनेगा यहां से क्वेश्चन। अब गोदावरी की सहायक नदी, एक तो दूधना है, दूसरी पूर्णा है, तीसरी वेणगंगा है, चौथी वर्धा है, पांचवी पेनगंगा है, छठी इंद्रावती है, सातवीं सबारी है, आठवीं सेलूरी है। ठीक है, और नवीं कौन सी है, मंजरा है। तो ये टोटल कुल मिलाकर इसकी 9 सहायक नदी हैं। ठीक है, दाएं किनारे से केवल एक सहायक नदी आकर मिलती है, मंजरा। और इस मंजरा की जो नदी है ना, इसके ऊपर एक सागर है जिसका नाम है निजाम सागर। ठीक है, तो जो मंजरा नदी है ये गोदावरी के दाएं किनारे की सहायक नदी है। मंजरा नदी के ऊपर कौन सा बांध है या कौन सा सागर है, निजाम सागर है। ठीक है, यदि मैं बाली मेला जलागार की बात करूं या बाली मेला बांध की बात करूं तो वो कौन सी नदी पर है, सेलूरी नदी के ऊपर है। तो सेलूरी नदी पर कौन सा बांध है, बाली मेला है। मंजरा नदी पर कौन सा है, निजाम सागर है। गोदावरी की टोटल 9 सहायक नदियां हैं। पहली मंजरा, दूसरी दूधवा, तीसरी पूर्णा, चौथी पेनगंगा, पांचवी वर्धा, छठी वेनगंगा, सातवीं इंद्रावती, आठवीं सबारी, नवीं सेलूरी। टोटल कुल मिलाकर ये 9 नदियां हैं। इन 9 की 9 नदियों को अच्छे तरीके से आप याद कर लो। अब हम कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं कि भाई कृष्णा की क्या कहानी है। ठीक है ना, बाहर का तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान में लड़कियों का नाम कृष्णा, पूजा, ममता, ये बहुत फेमस नाम है लड़कियों के। एक गांव में 5-5 कृष्णा मिल जाएंगी, एक गांव में 10-10 पूजा मिल जाएंगी। ठीक है, ये राजस्थान के वो प्रसिद्ध नाम है जो ऑलमोस्ट हर एक लड़की का रखने की कोशिश की जाती है। आजकल तो फिर भी थोड़ा ट्रेंड बदलता जा रहा है, वरना पहले तो लड़की होती पूजा, ममता, कृष्णा, तीनों में से एक फिक्स कर दो, ये सीन था।
ठीक है, अब आ जाओ भाई कृष्णा नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार इस कृष्णा की कहानी क्या है। देखो, पूर्व की ओर बहने वाली कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की यदि मैं पहली सबसे लंबी नदी की बात करूं तो उसका नाम तो क्या है, गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के बारे में हम बात करें तो वो कौन सी है, कृष्णा है। ठीक है, कृष्णा जो नदी है कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। जो पश्चिमी घाट है वहां पर एक महाबलेश्वर नामक तीर्थ स्थान है, वहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तुंगभद्रा है, भीमा है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जैसे कोयना है, वरना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, दूध गंगा है, मूसी है, तुंगभद्रा है, ये इसकी और बाकी की तमाम सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहां पर हम कृष्णा के बारे में बात करते हैं। देखो, कृष्णा नदी कुछ इस तरीके से बह रही है भाई लोगों। ठीक है, अब इसकी एक तो बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी हो गई, भीमा हो गई, दूसरी वाडा हो गई, तीसरी तुंगा हो गई, ठीक है, चौथी भद्रा हो गई, ठीक है, पांचवी तुंगभद्रा हो गई। ठीक है, बाकी की जितनी भी सहायक नदी है वो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको कि कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, वरना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, दूध गंगा है, मूसी है, तुंगभद्रा है, ये वो तमाम नदियां हैं जो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, अब यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि तुंगभद्रा जो बांध है वो कौन सी नदी पर है। तो तुंगभद्रा जो बांध है वो कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर है। यदि मैं बात करूं भद्रा जल सागर के बारे में या भद्रा बांध के बारे में, तो जो भद्रा बांध है वो भद्रा नदी पर है। भद्रा नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन बने तो भी आपका ठीक हो जाए, इसलिए घुमा फिरा के याद किया करो सभी के सभी कैंडिडेट। ठीक है, अब हम महानदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाम से पता चल रहा है महानदी, क्या नाम है, महानदी, महानदी। ठीक है, अब महानदी कहां से निकलती है भाई, अमरकंटक नाम सुना है, नहीं सुना तो याद कर लो, अमरकंटक नाम, बहुत सारी नदियां निकलती है यहां से। अब अमरकंटक के दक्षिण में एक स्थान है जिसका नाम है सिहावा, क्या है, सिहावा। और अमरकंटक के दक्षिण में जो सिहावा नामक स्थान है, इस सिहावा नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, महानदी निकलती है। ठीक है, ओडिशा में बहती हुई ये जो महानदी वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। शिवनाथ है, हंसदो है, मांद है, इव है, जोकिंग है और तेल है, ये सारी की सारी क्या है, इस महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो शिवनाथ, हसोदा, मांद, इव, जोकिंग और तेल, सारी की सारी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम कावेरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैंने बताया था ना कि कंफ्यूज है एग्जामिनर भी, और यहाँ पर हम जैसे लोगों को भी कंफ्यूज कर रखा है। गोदावरी को भी दक्षिण भारत की गंगा माना जाता है, या दक्षिण की गंगा माना जाता है, और कावेरी को भी दक्षिण की गंगा माना जाता है। अब ये डिपेंड करेगा भगवान के ऊपर, उस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, या आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर करेगा कि यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन के साथ क्या करता है, उसको डिलीट करता है, उसको गलत मानता है, या फिर किसी एक ऑप्शन को सही मानता है। ठीक है, अब देखो कावेरी नदी है जो कर्नाटक राज्य से निकलती है। अब देखो, कर्नाटक राज्य में एक जिला है कुर्ग, और उस कुर्ग जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, दोबारा से याद करो, कर्नाटक राज्य में एक जिला है जिसका नाम है कुर्ग। ठीक है, उस जिले में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी नाम की। तो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में एक ब्रह्मगिरी नाम से पहाड़ी है। ठीक है, और उस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तमिलनाडु में बहने के बाद ये नदी कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। इस नदी की यदि मैं लंबाई की बात करूं तो टोटल कुल मिलाकर 800 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इस नदी की द्रोणिका 3% भाग केरल में है, 41% भाग कर्नाटका में है, और 56% भाग है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी द्रोणी के बारे में हम बात करें तो कावेरी नदी का जो द्रोणी क्षेत्र है उसका 3% भाग तो केरल में है, उसका 41% भाग कर्नाटका में है, और उसका 56% भाग कहाँ पर है,
तमिलनाडु में है। अब नदी द्रोणी क्या होता है आप बताओ, क्योंकि मैंने कल वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि नदी द्रोणी क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी जब कर्नाटक के कोडागु पहाड़ी से आगे बढ़ती है तो सबसे पहले ये श्रीरंगपट्टनम, उसके बाद शिवसुंदरम नामक दो नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो कावेरी नदी है, जैसे कोडागु की पहाड़ी से आगे निकलती है, कावेरी नदी कर्नाटक में जैसे कोडागु की पहाड़ी से आगे निकलती है तो ये दो द्वीपों का निर्माण करती है। एक द्वीप का नाम क्या है, श्रीरंगपट्टनम है, दूसरे द्वीप का नाम क्या है, शिवसुंदरम है। ठीक है, अब मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताओ माजुली नदी द्वीप कौन सी नदी के ऊपर है, बताओ। तो श्रीरंगपट्टनम और शिवसुंदरम तो कावेरी नदी से संबंधित हो गए, जो माजुली नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित हो गया। ठीक है, यदि मैं कावेरी की सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो कावेरी नदी में दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करें या कावेरी के दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो उसमें एक भवानी है, दूसरी अमरावती है, तीसरी कबिनी है और चौथी सुवर्णावर्ती है। ठीक है, तो कावेरी नदी की दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसमें एक भवानी, दूसरी अमरावती, तीसरी कबिनी और चौथी सुवर्णावती है। वहीं यदि हम बात करें कावेरी नदी के बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में तो इसमें एक हेगरी है, दूसरी हेमावती है और तीसरी एक्रावती है। ओवरऑल आप याद कर लो, सबसे ज्यादा ठीक रहेगा कि कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, भवानी, अमरावती, कबिनी, सुवर्णावती, हेगरी, हेमावती और अक्रावती। ठीक है, ज्यादातर नदियों के नाम के पीछे ती शब्द जुड़ा हुआ है, ये आप इसकी पहचान कर सकते हो कि जिन नदियों के नाम के साथ ती जुड़ा हुआ है वो सारी की सारी मोस्टली किसकी सहायक नदी हैं, कावेरी की हैं। कावेरी के नाम के पीछे भी बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर सारी की सारी नदियां देख लो, सभी के नाम के पीछे बड़ी ई की मात्रा है। मैं देखो इस तरीके से याद करने का अपना खुद का कुछ फंडा बना रखा था भाई, यहाँ पर जो कावेरी नाम है यहाँ पर री के साथ क्या बड़ी मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो भवानी बड़ी मात्रा नी के साथ, अमरावती ती के साथ बड़ी मात्रा, कबिनी नी के साथ बड़ी मात्रा, सुवर्णावती ती के साथ बड़ी मात्रा, हेगरी गी के साथ बड़ी मात्रा, हेमावती ती के साथ बड़ी मात्रा, एक्रावती ती के साथ बड़ी मात्रा। ठीक है, तो ये याद करने का आप तरीका बना लो कि कावेरी में भी री के साथ बड़ी मात्रा है, ठीक है, रे के साथ बड़ी मात्रा है, तो यहाँ पर भवानी, अमरावती, कबिनी, सुवर्णावर्ती, हेगरी, हिमावती, एक्रावती, सभी नदियों के नाम के लास्ट में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। ये मैं एक कावेरी नदी का जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, कावेरी नदी किस तरीके से निकलकर किस तरीके से बहती है, एक एक करके मैं समझा देता हूँ। भाई ये ब्रह्मागिरी की पहाड़ी है जहां से ये कावेरी नदी निकल रही है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करती है, जैसे कावेरी नदी ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलती है तो सबसे पहले ये एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है कृष्ण सागर बांध। ठीक है, कृष्ण सागर बांध का निर्माण कर ली। अब उसके बाद जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले सहायक नदी आकर मिलती है उसका नाम है सिमसा। ठीक है, सिमसा जो सहायक नदी है वो इसमें आकर मिल जाती है, फिर ये थोड़ी आगे और प्रवाहित होती है तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है अर्कावती। ठीक है, अक्रावती नदी है जो इसमें आकर मिल जाती है। अक्रावती नदी के ऊपर बहुत सारी परियोजनाएं जैसे चारम राजा बांध है और सिमसा पूरम परियोजना है, होगेन जलप्रपात है, ये किससे संबंधित है, अक्रावती नदी से संबंधित है। तो चारण राजा बांध हो गया, सिमसा पूरण परियोजना हो गई, होगेन फल प्रपात हो गया, ये किससे संबंधित है, अक्रावती नदी से संबंधित है। ठीक है, अब अक्रावती नदी है वो कावेरी नदी में आकर मिल गई, अब कावेरी नदी आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर कावेरी नदी के ऊपर एक फिर से दूसरा बांध आएगा जिसका नाम है स्टेनल बांध। ठीक है,
अब स्टेनल बांध ये किसके ऊपर है प्यारे साथियों, तो जो स्टेनल बांध ये किस पर है, वही कावेरी नदी के ऊपर है। ठीक है, फिर थोड़ा आगे हम बात करें तो कावेरी नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मोयार नदी। ठीक है, कौन सी नदी, मोयार नदी आकर मिलती है इस कावेरी नदी में। ये जो मोयार नदी वो कहाँ से निकलती है, नीलगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नीलगिरी की पहाड़ी से निकलती है। मतलब नीलगिरी की पहाड़ी से एक मोयार नामक नदी निकलती है जिसके ऊपर एक भवानी सागर नामक बांध बना हुआ है। कौन सा है, भवानी सागर नामक बांध बना हुआ है। और ये जो मोयार नदी है वो किस में आकर मिल जाती है, कावेरी नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना, जो स्टेनले बांध है परियोजना है, स्टेनले जो बांध परियोजना है कावेरी नदी के ऊपर, इसके जस्ट दक्षिण में कावेरी नदी के ऊपर ही एक मेटूर परियोजना भी है। तो मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर है, स्टेनले बांध परियोजना ये भी कावेरी नदी पर है। जो स्टेनले बांध परियोजना है ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है भाई, मेटूर परियोजना हो गई, मोयार नदी इसमें आकर मिल गई, फिर ये थोड़ा आगे की ओर प्रवाहित होती है और फिर इसमें एक नदी आकर मिलती है मोयल नदी। ठीक है, और मोयल नदी इसमें आके मिल जाती है, फिर ये थोड़ा आगे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, तो इसमें एक अमरावती नामक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिल जाती है, अमरावती नदी है जो कावेरी नदी में आकर मिल जाती है। फिर जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और नागपट्टिनम के निकट ये जो कावेरी नदी है वो किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देखो, कृष्ण सागर बांध है, स्टेनले बांध है, मेटूर परियोजना है, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं, कावेरी नदी से संबंधित है। होगेन जलप्रपात है, ये किससे संबंधित है, कावेरी नदी से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा चारम राजा बांध है, सिमसा पूरण परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा होगेन जलप्रपात है, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है, अक्रामती नदी से संबंधित है। ठीक है, यदि हम बात करें भवानी सागर बांध की, तो भवानी सागर बांध कौन सी नदी पर है, मोयार नदी के ऊपर है। मोयार नदी कहाँ से निकलती है, नीलगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी को याद कर सकते हो, और याद करना ही पड़ेगा भाई लोगों। ठीक है ना, रटना ही पड़ेगा, जितना ज्यादा जितना अच्छे से रटोगे उतना ही ठीक होगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम तो समझ कर याद करेंगे। भाई समझ कर याद करना क्या होता है, याद करना ही होता है। मतलब समझ कर याद करना क्या होता है मैं बता देता हूं। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, भूल कुछ और गया। मैं बोलना चाह रहा था कुछ लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि सर हम याद नहीं करेंगे, हम तो केवल समझेंगे। कुछ लोगों की ये साइकोलॉजी होती है कि हम तो याद नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। भाई याद करने की चीज को आपको याद करना ही पड़ेगा, जो रटने की है उसको आपको रटना ही पड़ेगा। बस अंतर इतना है, कुछ लोग उसको समझदारी से याद कर लेते हैं, कुछ लोग उसको समझ कर याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसको कभी भूलते नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी उसमें कंफ्यूज नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो उसको रट्टू तोता की तरह रटते हैं, उस टाइम तो याद हो जाता है लेकिन 2 दिन बाद में गायब। एग्जाम सेंटर पर बैठते हैं, पूरी पूरी मेमोरी डिलीट, फिर पता चलता है कि यार बार बार रिफ्रेश मारने के बाद में भी एक भी डाटा रिकवर नहीं हो रहा। फिर कभी मेमोरी को, दिमाग की मेमोरी को बैकअप पर लगाएंगे, कभी रिकवरी पर लगाएंगे, कभी रिफ्रेश मारेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। पता चलेगा कि यार पूरी पूरी मेमोरी डिलीट हो गई, अचानक ज़्यादा सर्वर बिजी हो गया और पूरा पूरा फॉर्मेट डिलीट हो गया, उठ गई पूरी पूरी मेमोरी। ठीक है, और जो समझदारी के साथ याद करते हैं, जो समझते हुए याद करते हैं ना, उनकी मेमोरी कभी डिलीट नहीं होती। चाहे अचानक कितना ही प्रेशर क्यों ना जाए, उनकी मेमोरी कभी डिलीट नहीं होती। जो डाटा सेव हो चुका वो हो ही चुका परमानेंटली, वो तो काम करने लायक डाटा बन चुका है। जैसे रैम और रोम 2 मेमोरी होती है ना, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी रैम और रोम 2 होती हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, दामोदर नदी के बारे में, कि दामोदर नदी की क्या कहानी है। चलो तो भाई दामोदर पर आ जाओ। दामोदर नदी है जो झारखंड में स्थित छोटा नागपुर के पठार से निकलती है।
दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जिस तरीके से नर्मदा और ताप्ती नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, उसी तरीके से जो दामोदर नदी है वो भी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, अब जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जैसे छोटा नागपुर का पठार, यहाँ से निकली दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है, और भ्रंश घाटी में बहती हुई जाकर किसमें मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। ये कौन सी है? हुगली नदी है। किसमें मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है, और फिर लास्ट में जाकर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। दामोदर नदी कहाँ से निकल रही है? झारखंड में छोटे नागपुर के पठार से निकल रही है। छोटा नागपुर के पठार से निकलकर क्या करती है? ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती हुई वेस्ट बंगाल में जाकर ये हुगली नदी से मिलती है। कौन से मिलती है? हुगली नदी से मिलती है। बराकर नदी दामोदर नदी की ही प्रमुख सहायक नदी है। ध्यान से सुनना, जो बराकर नदी है वो दामोदर की सहायक नदी है, और जो दामोदर नदी है वो हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। जैसे ये बराकर नदी है, ठीक है, यहां पर ये दामोदर नदी है, ठीक है, और यहां पर ये हुगली नदी है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बराकर दामोदर हुगली। ठीक है, बराकर दामोदर की सहायक नदी, दामोदर हुगली की सहायक नदी, हुगली जाकर कहाँ गिर गई? बंगाल की खाड़ी में गिर गई, काम खत्म। ठीक है, सारा का सारा जल समुद्रों में मिल गया। ब्राह्मणी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। यह रांची के पास कोयल और शंख दो नदियों से निकलने के बाद राउरकेला में ब्राह्मणी नदी कहलाती है। भाई रांची के पास दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है कोयल और दूसरी का नाम है शंख। ठीक है भाई, रांची के निकट से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है कोयल। ठीक है, ये कोयल नदी निकली यहाँ से ये कोयल नदी बहना शुरू कर दी, और यहाँ से ये एक शंख नदी बहना शुरू कर दी। ठीक है भाई, रांची से दो नदियां निकली, एक कोयल एक शंख, दोनों बहने शुरू कर दी। अब दोनों नदियां बह रही हैं, दोनों आपस में मिली कहां पर? राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला में। जैसे दोनों नदियां राउरकेला में आपस में मिली, तो उसके बाद में इन नदियों का नाम क्या हो गया? ब्राह्मणी नदी हो गया। ठीक है, तो जो ब्राह्मणी नदी है ना, उसका अकेली का उद्गम कहां से हो रहा है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम है जो राउरकेला से हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि कोयल और शंख दो नदियां कहां पर आकर मिली है? राउरकेला में। उन दो नदियों के मिलने से एक नदी बनी है। ठीक है, और उस नदी का नाम क्या पड़ा है? ब्राह्मणी पड़ा है। तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो जो ब्राह्मणी नदी है वो कोयल और शंख दो नदियों के मिलने से बनी है। यह आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है, और यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। इस नदी के मुहाने पर एक व्हीलर नामक द्वीप स्थित है। कौन सा? व्हीलर नामक द्वीप स्थित है। वैतरणी नदी उड़ीसा के केंजर पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। श्रवण रेखा नदी के बारे में बात कर ले। यह झारखंड के दक्षिणी पश्चिम से निकलती है, तथा झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। जमशेदपुर जो नगर है वो इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, तो जो श्रवण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है। झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल कहाँ गिरा देती है? बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, जो जमशेदपुर नगर है वो श्रवण रेखा नदी के किनारे पर है। पेन्नार नदी के बारे में बात करें तो यह नदी कर्नाटक के दुर्ग से निकलती है। कहां से निकलती है? कर्नाटक के नंदी दुर्ग से निकलती है, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप इसका मत याद करो चाहे कि पेन्नार नदी कहां से निकल रही है, क्योंकि बहुत डीपली हो जाएगा। और याद कर लेना यार, रिस्क नहीं लेना आपको। कर्नाटक के नंदी दुर्ग से निकलती है कौन सी नदी? पेन्नार नदी। वेगई नदी के बारे में बात करें तो यह तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ी से निकलती है, तथा मुदेर शहर से बहते हुए पाक की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो जो वेगाई नदी है यह तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ी से निकलती है। जो वेगाई नदी है तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ी से निकलती है, मदुर शहर से बहती हुई
पाक की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये अच्छे से याद ध्यान रखना है आपको कि जो वेगाई नदी है वो कहाँ पर गिरती है, पाक की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है, तमिलनाडु के वरुसनाथ की पहाड़ी से निकलती है। मैदूर जो शहर है वो इसी नदी से संबंधित है। ताम्रपाणी नदी पालनी की पहाड़ी से निकलती है, अपना जो जल है वो मन्नार की खाड़ी में गिराती है। प्यारे साथियों, यदि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो, आपने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए जेआरएफ तो दिसंबर 2024 में हर हाल में बहुत गजब के मार्क्स के साथ पास करना है, तो आप हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन करने के लिए ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप मेरे से चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करके और तुरंत आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल भी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। अब हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में अपने जल को गिराती हैं, या कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं इनको अच्छे तरीके से फुल डिटेल से पढ़ते हैं। बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। तो चलो अब हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, या कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में अपने जल को डालती हैं। ठीक है, तो चलो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और एक एक करके अच्छे तरीके से क्रम याद करना है। मैं हमेशा आपको ये बोलता रहा हूँ, सीक्वेंस आपको याद रखनी है। भाई यहाँ पर ये लूनी नदी है, ध्यान रखना लूनी नदी है जो अरब सागर में कभी कभार गिरती है, वरना रास्ते में ही गायब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये साबरमती नदी है, फिर उसके बाद ये माही नदी है। ठीक है, उसके बाद ये नर्मदा नदी है, भ्रंश घाटी में बह रही है। फिर ये ताप्ती नदी है। ठीक है, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती को थोड़ा सा नीचे कर दिया गया, बाकी थोड़ा सा ऊपर और उठा लेना इनको, ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर ये एक मीठी नदी है, फिर ये एक मांडवी नदी है, और ये एक जुवारी नदी है। ठीक है, मांडवी और जुवारी दोनों नदियाँ कहाँ पर है, गोवा में है। ठीक है, फिर ये शरावती नदी है कर्नाटका में, फिर ये भरतपुंजा नदी है, फिर ये पेरियार नदी है, और ये पुंबा नदी है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर पहली लूनी नदी, फिर उसके बाद है साबरमती नदी। मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ, सबसे ऊपर लूनी नदी, फिर दूसरे नंबर पर साबरमती नदी, फिर तीसरे नंबर पर माही नदी, फिर चौथे नंबर पर नर्मदा नदी, पांचवें नंबर पर ताप्ती नदी, छठे नंबर पर मीठी नदी, सातवें नंबर पर मांडवी नदी, आठवें नंबर पर जुवारी नदी, नौवें नंबर पर शरावती, 10वें पर भरतपूजा, 11वें पर पेरियार, और 12वें पर पुंबा। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर ये कितनी नदी हो गई, 12 नदी हो गई उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर, कैसे भी याद कर लेना, याद होनी चाहिए क्रम से। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं कि नर्मदा नदी का क्या सीन है। भाई देखो, नर्मदा जो नदी है ये मेकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक की चोटी से निकलती है। मैंने अभी एक और ऐसी नदी बताया था आपको जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और मैंने बोला था कि इसको याद करना, अमरकंटक की पहाड़ी को दिमाग में सेट कर लो, कई बार क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर बन चुका है। दक्षिण में सतपुड़ा व उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई जबलपुर में भेड़ा घाट के संगमर की चट्टानों में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अंत में यह बड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, जब ये अरब सागर में गिरती है तो वहां पर ये एक एस्चुरी का निर्माण करती है। अब देखो सिंपल से तरीके से समझो, कहानी नहीं याद करनी, आपको पॉइंटों को याद करना है। पहला, नर्मदा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि जो नर्मदा नदी है वो मेकाल पर्वत से निकलती है। नर्मदा नदी मेकाल पर्वत पर स्थित
एक अमरकंटक की चोटी से निकलती है। ठीक है, अब यहां पर सपोज दैट विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, ये कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है। फिर ये कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो नदी बह रही है उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी है। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए कि जो नर्मदा नदी है ये दो पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है, विंध्याचल और सतपुड़ा। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो धुआंधार जलप्रपात है वो जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में स्थित है। इतना मत याद करो, केवल इतना याद कर लो कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, बड़ौच के निकट, ठीक है, बड़ौच के निकट जो नर्मदा नदी है वो किस में गिर जाती है? अरब सागर में। ये ऐश्वर्या जवार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है ये। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 1322 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन तीन राज्यों के अंदर प्रवाहित तो होती है। ठीक है, अब हम इसको एक बार ऐसे समझ लेते हैं। भाई यहां से क्या निकली? अमरकंटक की पहाड़ी है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकली इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकली। यहाँ पर मेकाल पर्वत है। यहाँ पर क्या है? मेकाल पर्वत है। और अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकली जिसका नाम नर्मदा था। ठीक है, आगे बहती गई, बहती गई, बहती गई। फिर इस नर्मदा नदी में एक नदी आकर मिली जिसका नाम था हिरन नदी।